हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश संजय अश्वाल, करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके प्रमुख अधिवेशन तथा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थीं, उनका गठन कब हुआ, कौन अध्यक्षता किया, कहां पर गठन हुआ था, वो सारी बात हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण या उदारवादी युग। आज इसकी चर्चा होगी। फिर उसके बाद हम अतिवादी युग या गर्म दल की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी युग। उदारवादी युग या उदारवादी चरण। यह उदारवादी युग माना गया है वर्ष 1885 से 1905। 1885 से 1905 उदारवादी युग है। आइए जरा देखा जाए उदारवादी युग क्या है, उदारवादी युग का क्या दृष्टिकोण था, उदारवादी युग में कौन कौन कांग्रेस के नेता थे। तो हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं और इनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। तो भारतीय युग या भारतीय चरण में जो नेता सम्मिलित किए गए हैं, उन नेताओं के नाम हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, दिनसा वाचा, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि। ये वे भारतीय नेता हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, दिनसा वाचा, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये प्रारंभिक कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें उदारवादी नेता कहा जाता है। उदारवाद का मतलब लचीला और नम्य जो विचार और दृष्टिकोण रखता हो, उसे यह नाम दिया गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि जिससे इन्हें हम लोग उदारवादी के नाम से संबोधित किए। तो आप जान लें, उदारवादी युग के जो भी नेता मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, यह सभी अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति बहुत ही लचीला और नम्य दृष्टिकोण अपनाते थे, इसलिए इन्हें उदारवादी नेता कहा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उदारवादी नेताओं का ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति बहुत ही सम्मान था। उनकी न्यायप्रियता पर इन नेताओं की अगाध श्रद्धा थी। पाश्चात्य
देशों की सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा तथा विज्ञान के विकास से वे लोग इतने अभिभूत थे कि इन उदारवादी नेताओं को यह लगता था कि उनके जो शैली है, उनका जो कल्चर है, उसकी वजह से भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति में उत्थान होगा। ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों के लिए अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है। इन उदारवादी नेताओं की यह सोच थी कि भारत में अंग्रेजी प्रशासन के आने के पूर्व कभी भी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, अखिल भारतीयता का दृष्टिकोण नहीं था। अंग्रेजी साम्राज्य के आने से भारत में यह नया दृष्टिकोण पैदा हुआ, जिससे कि समस्त भारतीयों को आपस में जुड़ने का एक अवसर मिला। इसलिए ब्रिटिश न्यायपालिका, ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटेन की नीति, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था, वहाँ की रणनीति, वहाँ की पद्धतियों पर ये लोग बहुत विश्वास करते थे। हमारे जो उदारवादी नेता थे, हमारे उदारवादी नेताओं ने कभी भी क्रांतिकारी और विध्वंसात्मक दृष्टिकोण को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे डिसमिस किया। कहा कि हम रचनात्मक तरीके से सहयोग के द्वारा, सेवा और समर्पण के द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए रियायत प्राप्त करेंगे। इन उदारवादियों का कहना था कि हम लोग संवैधानिक मार्ग अपनाकर, संवैधानिक मार्ग अपनाकर अधिकार हासिल करेंगे। हमारे उदारवादियों का यह कहना था कि हम लोग अंग्रेजी सरकार से क्रमिक सुधार एवं अधिकार की प्राप्ति करेंगे। धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार, असहयोग को उदारवादियों ने अपने दृष्टिकोण में स्थान नहीं दिया। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई असहयोग नहीं, सिर्फ सेवा व सहयोग के द्वारा हम उनसे रियायत प्राप्त करेंगे, उन्हें प्रभावित करेंगे, उनके मन को, उनके दृष्टिकोण को। प्रतिनिधि मंडल और शिष्टाचार मंडल लंदन भेजा जाएगा, मेमोरेंडम पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रिटेन के तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो वहाँ के साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे अपील की जाएगी कि भारतीयों के लिए अधिकार दिया जाए। ब्रिटेन में ही भारतीयों को अधिकार प्राप्त कराने के लिए वहाँ के लोगों के सहयोग से कमेटी का गठन किया जाए। वहाँ रह करके वहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए हम लोग कार्य करें, ऐसा दृष्टिकोण उदारवादियों का था। ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, जार्यूले और डब्ल्यू. वेडबर्न जैसे उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने यह व्यवस्था किया कि ब्रिटेन में आप लोग चल करके, रह करके वहाँ कमेटी बने और उन कमेटियों के द्वारा अपने भारतीयों के विचारों को वहाँ प्रस्तुत किया जाए, वहाँ के जनमत को प्रभावित किया जाए। और जब जनमत प्रभावी होगी तो ब्रिटेन का जनमत अपने सरकार पर दबाव डाल करके भारतीयों के लिए सुधार और अधिकार दोनों दिलाने का चेष्टा करेगा। तो ऐसा इन लोगों की नजरिया थी। हमारे उदारवादियों ने ब्रिटेन में जा करके, ध्यान दीजिएगा,
ब्रिटेन में 3 समितियां बनी थी। ब्रिटेन में वर्ष 1887 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति का गठन हुआ। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1987 में भारतीय सुधार समिति का गठन हुआ। वर्ष 1888 में लंदन में वहां के प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। वर्ष 1889 में वहां पर एक और कमेटी बनी थी जिसका नाम है ब्रिटिश समिति। इसी समिति के द्वारा ब्रिटेन में इंडिया नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिस इंडिया नामक पत्रिका के द्वारा भारतीयों के विषय में विस्तृत जानकारियां इंग्लैंड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था, जिससे प्रभावित होकर के वहां के लोगों ने दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें निर्वाचित किया गया। ब्रिटेन के लोगों ने एक पहले भारतीय को, वहां की जो लोकसभा है निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें चुन करके भेजा गया। यह भारतीयों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो है आगे सुनिए, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए एक चर्चित किताब लिखी जो प्रायः परीक्षा में आता है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की दादा भाई नौरोजी ने, और उस पुस्तक में इन्होंने दिखलाया किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों का आर्थिक शोषण और दोहन कर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। इसी किताब में दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों का आर्थिक विवरण भी प्रस्तुत किया, जो आज भी पढ़ाया जाता है। इन्होंने लिखा कि उस समय भारतीयों का प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय जो है केवल 20 रुपया सालाना था। तो इसमें बहुत विस्तृत रूप से परिचित किया, जिस किताब के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश जनमत को प्रभावित किया, बौद्धिक लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहे। और इसी किताब को पढ़ करके हमारे गर्म दल के नेताओं ने भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया और अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ काम भी किया था। उसकी चर्चाएं अलग से होंगी। अब जरा आगे सुनिए, हमारे जो उदारवादी लोग थे, हमारे उदारवादियों ने सरकार के सामने अनेकों मांग प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। उदारवादियों का कहना था ब्रिटिश प्रशासन चुनाव में सुधार करे। एक तो यह मांग किया। दूसरा क्या मांग किया था उदारवादियों ने? प्रतिनिधि सभा में भारतीयों को
जगह मिले, भारतीयों को जगह प्राप्त हो। प्रतिनिधि सभा में चुने गए सदस्यों को अधिक अधिकार मिले, ऐसा इन लोगों की मांग थी। और क्या मांग थी? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, सेपरेट, ताकि प्रशासन पारदर्शी हो सके, नागरिकों की रक्षा हो सके, नागरिकों को अधिकार मिले। और क्या इनकी मांग थी? भारत में आईसीएस की परीक्षा कराई जाए। भारत में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराई जाए, जैसे कि लंदन में होता है। तो जैसे इंग्लैंड में हो, उसी टाइम पे भारत में हो कि भारतीय नवयुवकों को भारत में रह करके इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिले। और हाउस ऑफ कॉमन्स ने 1893 में एक नीति भी इसके लिए बनाई थी। यह उदारवादियों की वजह से ही हुआ। और क्या इनकी मांग थी? ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, एक यह मांग थी इनकी। और क्या मांग थी? भारतीयों के प्रति असमानता को त्याग किया जाए, भारतीयों के प्रति असमानता को त्याग किया जाए, क्योंकि भारत की जनता ब्रिटिश महारानी की प्रजा है, तो प्रजा के साथ असमानता नहीं होना चाहिए। यह ब्रिटेन की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है, वह परंपरा भारत में भी लागू किया जाए, ऐसा हमारे उदारवादियों का नजरिया था। और मित्रों, इन उदारवादियों की ही वजह से ब्रिटिश सरकार ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें कि प्रशासन में सुधार हुआ, भारतीयों को भी उच्च सेवा में आने का अवसर दिया गया, जो आर्थिक असमानताएं थी उसको भी कम करने का प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उदारवादियों के प्रभाव से प्रभावित होकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1892 में ब्रिटिश इंडिया काउंसिल या भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 जो पारित हुआ, उसमें पूर्व की अपेक्षा काफी सुधारात्मक नियम बनाया गया, जिससे भारतीयों को इसमें अवसर मिला। जो हमारे सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई और उन सदस्यों को सदन में बहस करने का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया और ना ही बजट पर अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, किंतु प्रश्न पूछने का अधिकार जरूर मिला। तो यह भी एक अच्छी बात थी। और धीरे धीरे भारतीयों में एक चेतना जागृत हुई, और यह जब चेतना जागृत होती है तो फिर अधिकार तो प्राप्त होगा ही होगा। पहले जरूरी है लोगों को जागरूक करना, उन्हें चेतना युक्त करना, और फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठित होकर के संघर्ष करना सिखाया गया। तो उदारवादियों का यह कंट्रीब्यूशन था, इसमें कोई दो राय नहीं था। यद्यपि उदारवादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने स्वाधीनता और स्वशासन तथा स्वतंत्रता की बात नहीं की। उदारवादियों ने हमेशा समर्पण की बात किया, हमेशा सेवा और त्याग की बात किया, हमेशा अंग्रेजी प्रशासन के सामने अतिशय उदार होकर के झुकने का संदेश दिया। उदारवादियों के विषय में यह कहा जाता है
कि यह पढ़े लिखे उच्च तबके बौद्धिक वकील, डॉक्टर और तकनीशियन तथा प्रोफेसर और साहित्यकारों का एक क्लब था। इससे अधिक इन्होंने कुछ किया नहीं। उदारवादियों ने कांग्रेस को उच्च मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण बनाए रखा। यह पढ़े लिखे उच्च तबके तक सीमित था, केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित था। आम जनमानस को जोड़ने का इसमें प्रयास नहीं हुआ। उदारवादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल नहीं किया, किंतु उदारवादियों ने कहा कि इसको शामिल करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत का स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष बनाना बहुत आवश्यक है। तो उन मुद्दों को न टच किया जाए जो कि समाज के लिए विवादास्पद है, केवल राजनीतिक सुधार की बात होनी चाहिए। फिर भी मित्रों, उदारवादी चरण चाहे जितनी कमी रही हो, लेकिन उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का बीज बोया, उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र को डेवलप किया, उन्होंने अखिल भारतीय राजनीतिक मंच प्रदान किया, समिति संस्थाओं को महत्व दिया, क्रमिक विकास को महत्व दिया, संवैधानिक सुधार को महत्व दिया। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने एक पत्र निकाला था, भारतीय जनता की आवाज। उस आवाज को उन्होंने इंग्लैंड तक पहुंचाया, बिना किसी हिंसात्मक, बिना किसी विवाद के। उन्होंने कहा कि जब तक हम और भारतीय जागरूक ना हो जाए, जब तक मन स्थिति हमारी तैयार ना हो जाए, तो कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि ब्रिटिश प्रशासन और शासन के समक्ष कठिनाइयां हों। नहीं तो भारतीय के दृष्टिकोण को रद्द किया जा सकता है। वर्ष 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है कि यदि कोई भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर कोई पॉलिटिकल फोरम बनाता तो पहली बात अंग्रेज इसे बनने नहीं देते, बनाने का प्रयास करते तो उनके मार्ग में बहुत ढेर सारे रोड़ा पहुंचाते। इनका कथन 100% सही है। एक अंग्रेज अधिकारी ने, ए.ओ. ह्यूम ने यह कार्य किया, जिससे अंग्रेजों का सहायता मिला और भारत के लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए, तो भारतीयों की यह एक सशक्त आवाज बनी। माना कि प्रारंभ में इसका दृष्टिकोण नम्य तथा लचीला था, तो क्या हुआ, जब परिवर्तन होने को आते हैं तो पहले स्वभाव तो नम्य रखना ही पड़ेगा। इन लोगों ने वो बेस तैयार कर दिया, जिससे कि अतिवादी युग जब प्रारंभ हुआ तो वो काफी सक्रियता के साथ आगे बढ़े। इसकी चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अतिवादी युग या गर्म दल का नजरिया क्या था और वे कैसे इनसे पृथक नजर आ रहे थे। लेकिन इनके प्रयास से धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत होने लगी, इसका विस्तार होने लगा, लोग इसकी चर्चा करने लगे। दायरा जरूर संकीर्ण और सीमित था, फिर भी इन्होंने तो एक नींव तो डाल ही दिया था। 1890 के आसपास अंग्रेजी प्रशासन कांग्रेस के प्रति नजरिया बदलती हुई नजर आई। डफरिन ने कहा था नाराज होकर के, जबकि उसी के सहयोग से इस संगठन की नींव पड़ी थी, लेकिन लगा कि तो कांग्रेस सक्रिय हो रही है, तो नाराजगी भरे शब्दों में कहता है, कांग्रेस है क्या? हिंदुस्तान में बहुत ही कमजोर एक अल्पमत की आवाज है, बहुत ही सूक्ष्म आवाज है, जिसका कोई बहुत मतलब नहीं है। एल्गिन द्वितीय ने बड़े दम्भ स्वर में कहा, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, तलवार के बल पर ही इसे कब्जे में रखा जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? उसने कहा था, मैं चाहता हूं कि हमारे कार्यकाल में भारत में शांतिपूर्वक कांग्रेस को मरने में मैं सहयोग कर सकूं, ऐसा उसका कहना था। लाला लाजपत राय ने उदारवादियों के विषय में कहा, 20 साल तक उदारवादियों ने अंग्रेजी सरकार से रोटी की मांग किया, बदले में क्या मिला? पत्थर।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यह सिर्फ कांग्रेसियों का एक तमाशा है, पढ़े लिखे लोगों का एक फेस्टिवल है। यहाँ कुछ नहीं होता है, बैठकें होती हैं, बातचीत होती हैं और महफिल समाप्त हो जाता है। डब्ल्यू एडवर्ड ने लिखा था कि कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य का एक सेफ्टी वाल्व है, एक सुरक्षा वाल्व है। इसी को आधार बना के लाला लाजपत राय ने कहा, ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही अंग्रेजों ने कांग्रेस नामक संस्था बनाया था, ताकि भारतीयों के विचारों को रौंदा जा सके। मैं इस कांग्रेस से असहमत हूं, ऐसा इनका कहना था। जो है तो क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस अंग्रेज ने कहा था कांग्रेस सेफ्टी वाल्व है ब्रिटिश साम्राज्य का? डब्ल्यू एडवर्ड। लेकिन कांग्रेस सिर्फ सुरक्षा वाल्व नहीं था, कांग्रेस एक तड़ित चालक था। उस तड़ित चालक के रूप में अंग्रेजों की नाराजगी को, उनके गुस्से को हम भारतीयों को बचा लेंगे। अब भारतीयों की नाराजगी को, भारतीयों के विचारों को हम इस मंच के द्वारा अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करते हुए उनसे सुधार और अधिकार की मांग करने में कामयाब होंगे। मित्रों, यह था उदारवादी युग, उदारवादी चरण। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम पढ़ाएंगे या नेक्स्ट वीडियो में अतिवादी दृष्टिकोण, लाल बाल पाल, वे क्यों आए, उन्होंने क्या ऐसा किया, इनसे कितना वह पृथक थे, उनकी क्या उपलब्धियां थीं, इनकी चर्चाएं होंगी नेक्स्ट। तो उसके लिए धन्यवाद आपको, और आपसे मेरी गुजारिश और अपील है, कृपया हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक्स दीजिए, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नया दृष्टिकोण पढ़ाएंगे। थैंक यू।